नमस्कार दोस्तों। हमने इससे पहले विलेन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने वो प्रश्नों को नहीं देखा, एक बार उन प्रश्नों को देखें। और वो पांचों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जो प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं वो विद्युत रसायन चैप्टर से लिए गए हैं और इसमें भी हम 5 प्रश्न ही पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आप ध्यान से देखें। हम ये जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं ये प्रश्न हमारा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन। कौन सा प्रश्न है हमारा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन, जो बोर्ड एग्जाम में 110% आने के चांस रहते हैं। मतलब 100% से भी ज़्यादा समझ लो आप। हर बार, पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड में ये प्रश्न को पूछा गया है ना। तो अब इस प्रश्न में सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक डायग्राम है। इसमें क्या है, ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने 1 mSCl को, जो कि क्या है, एक विद्युत अपघट्य है, 1 mSCl को हमने डाला है। अब ये 1 mSCl में हमने क्या कर दिया, एक कांच की नली को डुबो दिया। एक सिरा इसका कांच की नली का डुबो दिया। अब ये कांच की नली के अंदर एक प्लेटिनम का वायर डाल दिया, जिसका एक सिरा जो है प्लेटिनम की पत्ती से जुड़ा होता है और दूसरी सिरा एक ओपन रहता है। यह प्लेटिनम वायर जो है वो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है। ठीक है। अब इस कांच की नली को चारों तरफ से एक कांच के जैकेट से घिरी हुई रहती है। ये जो कांच का जैकेट है जिससे ये कांच की नली घिरी हुई होती है, इस जैकेट के ऊपर एक पार्श्व नली जुड़ी रहती है। क्या रहती है? इस जैकेट के ऊपर एक पार्श्व नली जुड़ी होती है, जिसमें से क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं हम? एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनम पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है। और शेष भाग जो है ऐसे बुलबुलों के रूप में बाहरी जैकेट के छिद्रों से निकल जाते हैं। ये जैकेट है, ठीक है। तो शेष भाग जो हाइड्रोजन का है वो क्या है, ऐसे बुलबुलों के रूप में बाहरी जैकेट के छिद्रों से निकल जाता है। लेकिन जो अधिशोषित हाइड्रोजन हुई है, जो इस प्लेटिनम के पत्ते पे हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हुई है, और ये जो विलयन है, इसके बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। हमने कुछ थ्योरी भी लिखी है इसकी, आप वो थ्योरी को भी देख सकते हैं। देखो आप, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, एक पात्र में 1 mSCl होता है जिसमें कांच की नली डूबी हुई होती है। हमने जैसा कि डायग्राम में देखा, क्या देखा कि एक पात्र है जिसमें 1 mSCl होता है जिसमें कांच की नली डूबी होती है। इसमें प्लेटिनम की तार की सहायता से एक प्लेटिनम की पत्ती भी लगी होती है, जो हमने देखा भी है ना। एक प्लेटिनम का वायर होता है जिसमें प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा होता है। प्लेटिनम की पत्ती एक चौड़े कांच के बेलनाकार जैकेट से घिरी रहती है। हमने देखा कांच का जो नली होती है उस वो प्लेटिनम की पत्ती एक बेलनाकार जैकेट से घिरी होती है। इस जैकेट में ऊपर की ओर एक पार्श्व नली जुड़ी होती है जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस जैकेट में हाइड्रोजन गैस के निकलने के लिए कुछ छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? कुछ छिद्र होते हैं। हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है तथा शेष बुलबुलों के रूप में बाहरी जैकेट के छिद्रों से निकल जाती है। फलस्वरूप अधिशोषित हाइड्रोजन गैस और विलयन के बीच में साम्य स्थापित होता है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था। अब इलेक्ट्रोड पर अभी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया कैसी होती है? देखो, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। और ये जो साइन है जो दोनों तरफ होता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस जब वैसे ही विलयन में जाता है तो H+ आयन बनाता है, किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। और क्या निकाल देता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, आप इलेक्ट्रोड पर इस कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्लेटिनम क्या है, एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा था, उस पर कौन सी गैस अधिशोषित हो रही थी? हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे थे। कितने पर? एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। अब जैसे ये विलयन में जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस में H+ आयन दे रहा है, जो कि एक्वस है। और सोल्यूशन किस में है वो H+ आयन दे रहा था? 1 mHCl में, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है।
जब यह एनोड की तरह कार्य करता है तब इस पर ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रहे, एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया ही होती है, ठीक है। और जब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है ना, तो इस पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कैसा, देखो आप, ऑक्सीकरण में ये होता है कि जो ये हाइड्रोजन गैस हमने एक वायुमंडल दाब पर प्रवाहित की थी, तो जब ये इलेक्ट्रोड पर जाती है तो ये प्लेटिनम की पत्ती पर कुछ हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है। तो ये जैसे ही सोल्यूशन में जाएगी 1 MnHCl में जाती है, तो ये H+ आयन देती है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मतलब यहाँ देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया में उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जो 0 से लेकर कहाँ जा रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन जब यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, तो ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है तो इस पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अब यूटिलाइज करेगा और फिर यह हाइड्रोजन गैस बना लेता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना गया। क्या माना गया है, शून्य माना गया है। किसको माना गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो होता है वो शून्य माना गया। अब ये तो था हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा प्रश्न जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या EMF भी कहते हैं, और विभवांतर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखो, पहला क्या डिफरेंस है इसका, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव का अंतर होता है। एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनके बीच का जो विभव, बीच के विभव का क्या होता है, अंतर विभव क्या होता है। एक, जब किसी आवेश को एकांक धनावेश से किसी बिंदु तक लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। तो यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव का अंतर होता है, कौन, विद्युत वाहक बल, दोनों सेल के, ठीक है। अब यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के, दोनों सेल के नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड के, कोई सेल है उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव का अंतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल। जबकि सेल, कंडीशन बता रहा है वो क्या, जबकि सेल बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा हो, मतलब बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, केवल दोनों सेल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभव ही होता है, कौन, विद्युत वाहक बल। लेकिन विभवांतर क्या है, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभव का अंतर होता है। लेकिन अंतर क्या हुआ है दोनों के बीच में, जबकि सेल के द्वारा बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई विद्युत धारा बाहरी परिपथ से प्रभावित की जा रही हो, है ना, जबकि सेल के द्वारा बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो। दूसरा अंतर क्या है, यह सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम वोल्टेज है। सेल से कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो उसका विद्युत वाहक बल होता है। जबकि यह क्या होता है, यह सेल से प्राप्त होने वाले अधिकतम वोल्टेज से हमेशा कम होता है। यह अधिकतम वोल्टेज है और यह अधिकतम वोल्टेज से हमेशा कम होता है, कौन हमेशा कम होता है, विभवांतर। तीसरा अंतर क्या है हमारा, सेल के विद्युत वाहक बल को विभव मापी द्वारा मापा जाता है। तो जो विद्युत वाहक बल है उसको किससे मापते हैं हम, विभव मापी द्वारा मापा जाता है। जबकि विभवांतर को इसे किसी भी वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो तीसरा अंतर हमारा क्या है कि विद्युत वाहक बल को विभवमापी द्वारा मापा जाता है और विभवांतर को किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। चौथा डिफरेंस देखो, सेल का जो विद्युत वाहक बल की गणना है, सेल के EMF द्वारा गणना किया गया कार्य सेल से प्राप्त होने वाला अधिकतम कार्य होता है। मतलब आपने विद्युत वाहक बल से जो भी कार्य प्राप्त किया है वो उसका अधिकतम कार्य होता है। किससे पता कर रहे हैं आप, EMF के द्वारा पता कर रहे हैं, किसका कार्य, सेल का। मतलब किसके EMF से, सेल के EMF के द्वारा गणना कर रहे हैं,
ठीक है, कि कितना कार्य हुआ है सेल से, तो उसका वो अधिकतम कार्य होता है। जबकि सेल का विभवांतर द्वारा गणना किया गया कार्य, अब यहाँ पर विभवांतर से गणना कर रहे हैं हम, और यहाँ किससे कर रहे थे, ईएमएफ से कर रहे थे। तो अगर विभवांतर से गणना कर रहे हो कार्य को सेल के, तो सेल से प्राप्त अधिकतम कार्य से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो ये एक अंतर हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ विद्युत वाहक बल और विभवांतर। तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो पहला हमने इंपॉर्टेंट बताया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो इंपॉर्टेंट आता है, कोलराश का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखे। कोलराश का नियम किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, आप या तुल्यांकी चालकता बोल रहे हो या मोलर चालकता बोल रहे हो, किस पर, अनंत अनुता पर, किसकी, किसी भी विद्युत अपघट्य की, उसके संघटक आयनों कौन सा, उसके धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे देखो इधर यहाँ पर क्या है, ये अनंत किसी विद्युत अपघट्य, ये जो हमने ऐसा बनाया है डेल्टा टाइप का, ये क्या है, विद्युत अपघट्य को बता रहा है, और ये अनंत अनुता, और ये क्या है, उसकी मोलर चालकता। तो अनंत किसी विद्युत अपघट्य की, यहाँ से शुरू करेंगे हम, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर उसकी मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य में यहाँ पर AX भी ले सकते हैं हम। तो अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन, ये धनायन और उसके ऋणायन के योग, ये प्लस क्या योग के बराबर होता है। या देखो यहाँ पर ऐसा मान लो, यदि कोई विद्युत अपघट्य क्या है, AX विवाह है, ये विद्युत अपघट्य है AX और विवाह, तो उसके आयन क्या होंगे, A, ठीक है, और A के कारण क्या होगा, ये देखो लिम्डा अनंत अनुता पर उसकी मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर मोलर चालकता का धनायन, और आयन B, ये B, और B के कारण भी क्या होगा, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता का ऋणायन, ठीक है, इसके योग के बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का A के सापेक्ष जो धनायन है उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत अनुता पर धनायन की मोलर चालकता, और ऐसे ही हमने इसको क्या बोला, अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कोलराश का नियम हुआ। ठीक है, अब इसके कोलराश के नियम के हम क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। क्या देखेंगे हम, इसके अनुप्रयोग देखेंगे। अब अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो पहला अनुप्रयोग हमारा है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। किसकी करना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, अनंत अनुता पर कर रहे हैं, मोलर चालकता ज्ञात। तो देखो प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का निर्धारण चालकता वक्र के बहिर्वेशन से नहीं किया जा सकता। अब चालकता वक्र के बहिर्वेशन का मतलब क्या है, ग्राफ के द्वारा आप नहीं कर सकते, ग्राफ पर उसको ड्रॉ कर सकते, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य का आपका हम कर पाते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य का नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि मोलर चालकता एवं सांद्रता के बीच दुर्बल विद्युत अपघट्य का चालकता वक्र कम सांद्रण पर, देखो आप अब सांद्रण कम होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य का, ठीक है, तो अगर कम सांद्रण पर वो वाह्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या हो जाता है, ये वाह्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, इसलिए हम वक्र के बहिर्वेशन से हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता कोलराश के नियम की सहायता से निकाला जा सकता है। आप कोलराश के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह नहीं कर सकते आप उसके वक्र के बहिर्वेशन से, इसके लिए आपको कोलराश के नियम की ज़रूरत पड़ती है। कैसे निकालोगे, देखो आप ये किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, किसकी, कौन विद्युत अपघट्य है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसका नाम क्या है, CH3COOH। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दो प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे, इनको ऐड कर देंगे और उसमें से एक प्रबल विद्युत अपघट्य को घटा देंगे। देखो ये दो प्रबल विद्युत अपघट्य लिए, जब ये अपने आयनों में टूटते हैं, देखो ये H+ HCl है तो H+ और Cl नेगेटिव,
ठीक है। इसी तरह CH3COO ये नेगेटिव है और ये Na पॉजिटिव है। अब NaCl की बात करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ ये नेगेटिव में आ रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल, सोडियम से सोडियम कैंसिल, क्या बचा आपका दुर्बल विद्युत अपघट्टी बचा। तो इस तरीके से हम इस दुर्बल विद्युत अपघट्टी की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। किसकी मदद से? कोलराश के नियम की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, दूसरा जो है इसका अनुप्रयोग वो क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्टी के वियोजन की मात्रा की गणना। वियोजन मतलब टूटना होता है, ब्रेक होता है। तो कैसे निकालें? देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्टी के वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो देखो, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार, ओस्टवाल्ड ने तनुता का नियम दिया है तो उसके अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्टी की वियोजन मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अब देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्टी की वियोजन की मात्रा को हमेशा अल्फा से शो करते हैं और उसके तनुता के वर्गमूल के सापेक्ष समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। तो वियोजन की मात्रा क्या है? अल्फा है। क्या होगा? वियोजित अणुओं की संख्या, कि जितने भी अणु वियोजित हुए हैं, टूटे हैं, उनकी संख्या, और टोटल उस विलयन में कितने अणु हैं उससे हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या आ जाएगा? वियोजन की मात्रा आ जाएगी। तो ये दूसरा अनुप्रयोग है हमारा, दुर्बल विद्युत अपघट्टी के वियोजन की मात्रा की गणना। किसकी सहायता से ज्ञात कर रहे हो आप? ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम की सहायता से। पर कोलरास का नियम यूटिलाइज करते हैं, पर आपको किस नियम का उपयोग करना है? ओस्टवाल्ड के तनुता का नियम। और वियोजन की मात्रा को किससे दर्शाते हैं हम? अल्फा से दर्शाते हैं। और जितने भी अणुओं की संख्या वियोजित हुई है उसमें हम कुल अणुओं की संख्या का भाग दे देते हैं, तो हमको वियोजन की मात्रा की गणना हो जाएगी। तीसरा अनुप्रयोग देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्टी के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना करना। अब दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, उसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? वियोजन स्थिरांक की गणना। यहाँ पर भी देखो आप, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्टी के विलयन द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का पालन करते हैं। जो विद्युत अपघट्टी है, दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, उनके विलयन जो होते हैं वो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का पालन करते हैं। इसके लिए हमने क्या देखा? इसके लिए हमने देखा कि माना ए बी कोई दुर्बल विद्युत अपघट्टी है। ए बी क्या है? कोई दुर्बल विद्युत अपघट्टी है जिसका क्या हो रहा है? वियोजन होगा। आप क्या होगा? जिसका वियोजन होगा। तो ए बी कोई दुर्बल विद्युत अपघट्टी है। अब ये कोई दुर्बल विद्युत अपघट्टी ए बी जिसका सांद्रण क्या है? सी है। क्या है? जिसका सांद्रण सी है। जब ये टूटता है, ठीक है, अब सांद्रण का हमको पता है इकाई मोल प्रति लीटर होती है। अब जब ये टूटेगा तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूटेगा। शुरुआत में इनका सांद्रण क्या है? 0। पर जैसे ही इसके सांद्रण से उत्पाद का निर्माण हुआ, तो अब देखो यहाँ सांद्रण है, इस तो उत्पाद का निर्माण में क्या हुआ? ये देखो वियोजन की मात्रा आ गई। अब इनका भी कुछ न कुछ सांद्रण होगा। तो ये ए को हम किस में से, ये 100% मान लो या 1 मान लो, इसमें से हम अल्फ़ा को घटा देंगे। ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या लगाना है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखो आप, साम्य अवस्था का स्थिरांक क्या है? के है। उत्पाद बटे हम क्या करेंगे? क्रियाकारक। अब देखो उत्पाद क्या है? ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और क्रियाकारक क्या है? ए बी है। अब उत्पाद में क्या था? यहाँ सी अल्फा था तो ये सी अल्फा लिखा, यहाँ पर भी सी अल्फा, ये सी अल्फा लिखा। ए बी हमने क्या लिखा था? सी 1 माइनस अल्फ़ा, तो हमने सी 1 माइनस अल्फ़ा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाता है, तो अब एक सी बचा, और ए का मल्टीप्लाई अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा हम करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या है? ये वियोजन स्थिरांक आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर कोलरास नियम के 3 अनुप्रयोग देखे और कोलरास नियम देखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है चौथा। कौन सा प्रश्न है ये? चौथा प्रश्न है। ये जो कोलरास नियम देखा हमने वो कौन सा था? तीसरा था। ठीक है। अब इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, तुल्यांकी चालकता, दूसरा मोलर चालकता, तीसरा सेल स्थिरांक। तुल्यांकी चालकता क्या होता है? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है।
मतलब 1 ग्राम तुल्यांक, हमने जैसे नॉर्मलता पढ़ा था ना, उसमें भी एक तुल्यांक आया था, तो वैसे ही हम तुल्यांक यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। इसे हम लेमड़ा, EQ का मतलब है इक्विवेलेंट और C का मतलब है सांद्रण, से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड आता है मोलर चालकता। अब यहाँ पर देखो, किसी विलयन की मोलर चालकता पदार्थ के 1 ग्राम मोल को V घन सेंटीमीटर में विलय करने से उत्पन्न हो। मतलब इसे भी ऐसा भी बोल सकते हो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या, क्योंकि है मोलरता को ही लेकर, है ना। तो सभी आयनों की चालकता हम उसकी ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी हम लेमड़ा M या U से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड हमारा आता है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक आपको पता है, सेल होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अब कोई चालकता सेल है, 2 इलेक्ट्रोड हैं और उनके बीच की दूरी को हमने L से दर्शाया। तो उनके बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड तल का क्षेत्रफल, वो इलेक्ट्रोड की कितनी मोटाई है उसका क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, सेल स्थिरांक कहते हैं। तो सेल स्थिरांक क्या दर्शाता है, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसके क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड तल का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे हम G* से प्रदर्शित करते हैं। पहले X से करते थे, लेकिन अब हम इससे किससे करते हैं, G* से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जिसे L और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल उससे डिवाइड करते हैं हम, तो हम सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम, सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमारे पास हो गई, तुल्यांक की चालकता हो गई, मोलर चालकता हो गई और सेल स्थिरांक हो गया। पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो पांचवा प्रश्न, चलो हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जिसका नाम क्या है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 5 है। क्या है इसका नाम, किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस समीकरण लिखिए। ये भी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और आपने देखा होगा MP बोर्ड का ये पेपर 2024 का, जिसमें ये क्वेश्चन आपको मिला था, है ना, और एज इट इज़ क्वेश्चन था वो। नर्नस समीकरण क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है। किसकी छड़ को डुबा रहे हैं हम, किसी धातु की छड़ को किस में डुबा रहे हैं, किसी विलयन में डुबाए जाते हैं। तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। वो जो धातु है उसकी छड़ पर क्या हो रहा है, एक निश्चित विभव उत्पन्न हो रहा है, जो अनेक कारकों पर निर्भर करता है। क्या बोला हमने, जब किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है, जो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे धातु की प्रकृति, धातु आयनों का सांद्रण, ताप आदि पर वो डिपेंड करता है। नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण, किस पर, उस इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए, किसका सांद्रण, धातु आयनों का सांद्रण और ताप के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक व्यंजक दिया, जिसे नर्नस समीकरण कहते हैं। अब क्या है वो व्यंजक, देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड पर ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे, ये अपचयन की क्रिया दिखाई जा रही है, या ऑक्सीकरण की नहीं, किसकी क्रियाएं दिखाई जा रही है, अपचयन की। तो देखो Mn+ एक्वस सोल्यूशन, अपचयन हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई मेटल जो है वो सॉलिड में बदल रहा है, धातु में बदल रहा है। अगर इसको हम नर्नस समीकरण के अनुसार लिखें, तो देखो ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसमें क्या हो रहा है, Mn+ एक्वस से किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो इसमें Mn+ से M सॉलिड में जा रहा है, और प्लस RT/NF नेचुरल लॉग Mn+ एक्वस/Ms। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो सॉलिड है इसको हमने 1 मान लिया, 1 रख लिया, तो Mn+ Ms इक्वल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn+ से Ms में RT/NF नेचुरल लॉग Mn+। यहाँ पर R, T और F की वैल्यू रख देंगे। R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल प्रति किलो प्रति मोल होती है।
ये ध्यान रखना है यूनिट। टेम्परेचर की क्या है 298 केल्विन, फैराडे क्या है 96,500 कूलम्ब पर मोल। अगर इस नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो हम 2.303 लॉग 10 लिखते हैं। अब इन सभी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये तो ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम एन प्लस अपन में क्या आ जाएगा एम एन सॉलिड, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम एन प्लस अपन एम एस। अब देखो सबकी वैल्यू रख दी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन एन 96,500 लॉग 10 एम एन प्लस। जब ये सोल्यूशन अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.0591। एन तो एन ही रहेगा और ये लॉग 10 हो जाएगा। अगर इस धातु के हमको विभव पता होगा तो हम इसकी सहायता से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? आज हमने जो प्रश्न डिस्कस किए वो 5 प्रश्न डिस्कस किए जो हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कौन से चैप्टर के किए हमने? विद्युत रसायन के किए। और ये हमारा रासायनिक केमिस्ट्री का जो हम बात करते हैं रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं का सेकंड नंबर का चैप्टर है। और दोनों 5 प्रश्न हमने विलियन के डिस्कस किए, 5 प्रश्न हमने विद्युत रसायन के डिस्कस किए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, अदरवाइज़ ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आपकी क्वेरी को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।